नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के परिणाम आने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स की जो रिपोर्ट कह रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट वाली स्थिति को बता रही है। और संकट वाली स्थिति केवल यही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल्स में इन चुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, यानी पार्टी में एक तरह से भगदड़ की स्थिति आने वाली है। भगदड़ की स्थिति तो चुनाव के दौरान ही देखी गई थी, जब टिकट बंटवारे हुए थे। उसके बाद तमाम जो जिन्हें टिकट नहीं मिला था उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा, पार्टी छोड़ गए, दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। लेकिन ये सिलसिला चुनाव के ठीक पहले तक जारी रहा और आगे भी जारी रहने की आशंका दिखाई पड़ रही है। लगातार ये उम्मीद दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन जिस दिन था, उस दिन अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद भी पार्टी के नेताओं का ये सिलसिला जारी है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी एग्जिट पोल्स की रिपोर्ट के बाद भी उन्हें ये उम्मीद है कि वहां भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं का ये आत्मविश्वास दिखा रहा है कि चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो, दोनों ही जगह, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब कुछ ही देर बाकी है, कुछ ही घंटे बाकी हैं, परिणाम आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल्स के मुताबिक, और एग्जिट पोल्स का जितने भी एग्जिट पोल्स हैं उनमें लगभग सभी का यह कहना है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है हरियाणा में। और जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से 6 साल से जो वहां पर राष्ट्रपति शासन, एक तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन चल रहा है, केंद्र सरकार का शासन चल रहा है, उसके भी खात्मे का अब समय आ गया है और वहां पर सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है, हरियाणा की अगर बात की जाए तो हाँ, हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बड़े दावे कर रहे हैं मतदान के बाद, और उसके बाद जब एग्जिट पोल्स आए हैं उनके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि उनकी अपनी सीट लाडवा, जहां से वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने आप फंसी हुई है और उस पर बहुत मुश्किल है कि नायब सिंह सैनी जीत जाएं। ज्यादा इस पर जानकारी कौन सी सीटें और कई मंत्री हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के जो अभी निवर्तमान सरकार है और मुख्यमंत्री हैं कार्यवाहक, इनकी सरकार के कई मंत्री, कम से कम 7-8 मंत्री ऐसे हैं जिनकी सीटें बहुत मुश्किल में हैं। उनके जीतने की संभावनाएं बहुत कम दिखाई पड़ रही हैं। उनमें एक बड़ा नाम वो है अनिल विज का, जो चुनाव से ठीक पहले तक और जिस दिन मतदान हो रहे थे उस दिन तक वो दावेदारी कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो ये इन सारी स्थितियों में ये देखा जा रहा है, ये आशंकाएं जताई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में जो कुछ चल रहा है उससे ये साफ लग रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में परिणाम आने के बाद एक और बड़ी भगदड़ उसी तरह की होने वाली है जो पहली लिस्ट आने के बाद शुरू हुई थी। अमलेंदु जी, क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल्स, और किन जो बड़े नेता हैं, जो कई मंत्री बताए जा रहे हैं कि उनके जीतने की संभावनाएं बहुत कम है, एग्जिट पोल्स को माना जाए, और जिस तरह से वहां पर पोलिंग हुई है, जिस तरह से लोगों का, मतदाताओं का रुझान रहा है, नायब सिंह सैनी की भी सीट है, जबकि वो इसी उम्मीद में अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट से लड़े थे कि वो सेफ सीट है। हाँ बिल्कुल समीर जी, जो एग्जिट पोल्स आए हैं, एक तो बड़ी बात यह है समीर जी कि बीजेपी ने एग्जिट पोल्स को खारिज कर रही है। अभी तक बीजेपी ने किसी एग्जिट पोल को खारिज नहीं किया था, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे दिन और क्या चाहिए आपको कि बीजेपी अब उन एग्जिट पोल्स को खारिज कर रही है। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स याद आ रहे हैं, बहुत उत्साहित थी भारतीय जनता, बहुत उत्साहित थी, कि जो उसने ना टारगेट दिया वही एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। और मजे की बात यह है समीर जी कि इस बार कोई टारगेट भी नहीं दिया गया था, ना जम्मू कश्मीर में कोई टारगेट दिया गया और ना हरियाणा में कोई टारगेट दिया गया। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। जो हम लोगों का एग्जिट पोल है समीर जी, उसके मुताबिक कांग्रेस को 54 से 64 सीटें आ रही हैं, बीजेपी को 15 से 25 सीटें आ रही हैं और जेजेपी को 0 से 2 आ रही हैं, और अदर्स के खाते में 6 से 14 सीटें आ रही हैं। तो ये हम लोगों का एग्जिट पोल है। और भी जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो एग्जिट पोल्स भी लगभग इसी के आसपास है, कुछ 2-4 का आगे पीछे का मामला है। बहुत से एग्जिट पोल्स जो है वो बीजेपी को 15 से कम भी कुछ कह रहे हैं, और कुछ जो है वो 30 से ज़्यादा भी कह रहे हैं। तो वो अलग अलग मसला है कि कौन किसको क्या दे रहा है। लेकिन जितने भी एग्जिट
पोल्स हैं वो सब कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं। अब जो सूचनाएं हैं समीर जी, एग्जिट पोल्स के मुताबिक सबके एक निकाला जाए, मीन निकाला जाएगा सबका, तो उससे लग ये रहा है कि जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं वो लाडवा सीट पर ज़बरदस्त तरीके से फंसे हुए हैं। वो सीट वो हारती हुई दिख रही है उनकी, नायब सिंह सैनी की। इसी तरीके से अनिल विज हारते हुए दिख रहे हैं। जो कांग्रेस से गई थी बीजेपी में श्रुति चौधरी, वो हारती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जेपी दलाल जो मंत्री हैं वो हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कुछ बड़े नाम हैं जो साफ तौर पर दिख रहे हैं कि ये हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गोपाल कांडा भी जो बीजेपी के समर्थक हैं, बड़े नेता समझे जाते हैं, और उनके खिलाफ बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस भी ले लिया था, वो भी बहुत तगड़े उसमें मुकाबले में फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बहुत सी कुछ सीटें ऐसी हैं। हालांकि इस बीच जो नायब सिंह सैनी है, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान देकर सबको चौंका दिया है। उनका कहना ये है कि उन्होंने सारे इंतजाम कर लिए हैं और 8 अक्टूबर को बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, यानी बिल्कुल सही आपने कहा। मैं उसी बात पर आ रहा था कि सरकार यानी सीटें तो उनकी कम आ रही हैं, लेकिन इंतजाम उन्होंने कर लिए हैं। नायब सिंह सैनी का वो बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन स्क्रीन पर अभी आप जो एग्जिट पोल देख रहे थे, डीबी लाइव का एग्जिट पोल, वो एग्जिट पोल ये हरियाणा के लिए है, जम्मू कश्मीर के लिए भी है, उसको भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन यहां एक बात आपको बताना चाहेंगे, जैसा अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल्स भारतीय जनता पार्टी को 400 के इर्द गिर्द यानी एनडीए को दिखा रहे थे, लेकिन डीबी लाइव का एग्जिट पोल वही रहा लगभग जो कि वास्तव में परिणाम आए। तो इसलिए बहुत ही एक विश्वसनीय तरीके से इसकी बड़ी चर्चा भी रही। और जो हरियाणा को लेकर एग्जिट पोल्स कह रहे हैं डीबी लाइव के, वो है 54 से 64 के बीच में सीटें कांग्रेस पार्टी की आ सकती हैं और 15 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के आने की संभावना है। जेजेपी जननायक जनता पार्टी को मुश्किल से कोई सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 0 से 2 की सीटें भी उनके आ रही हैं और 6 से 14 सबसे महत्वपूर्ण है। ये 6 से 14, इनमें ज्यादातर सीटें निर्दलीय प्रत्याशी जीत रहे हैं। अमलेंदु जी, एक और महत्वपूर्ण बात अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि जननायक जनता पार्टी के एक नेता का कहना है कि 15-16 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो बड़ी बात होगी। और जननायक जनता पार्टी के साथ ही जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं पाई थी, तो जेजेपी के साथ ही उसने सरकार बनाई थी। तो ये इस तरह की है। लेकिन नायब सिंह सैनी का दावा है कि सरकार उनकी बनने जा रही है। इस बात को वो भी दबे मन से स्वीकार कर रहे हैं कि एग्जिट पोल सही बता रहे हैं, यानी सीटें उनके पास नहीं रहेंगी, लेकिन वो इंतजाम कर लेंगे किसका? बहुमत का, जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी जिसमें सिद्ध हस्त हो चुकी है। लेकिन अब जब पूर्ण बहुमत पा जाएगी कांग्रेस पार्टी, अगर हम एग्जिट पोल्स की बात माने और उनका एक औसत देखें तो 55-60 सीटों के करीब वो पहुंच रही है, ऐसी स्थिति में क्या इंतजाम होगा? लेकिन नायब सिंह सैनी को उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। एक बार सुनते हैं कि नायब सिंह सैनी क्या कह रहे हैं इंतजाम को लेकर, सीटों के इंतजाम को लेकर, अगर वो हारते हैं चुनाव में तो। हाँ, देखिए, 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को, हरी आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है? 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। सीटें कितनी मांग रहे हैं सर? मैंने कहा है कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और देखिए कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इससे हम अछूते नहीं हैं। कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपने कामों के बल के ऊपर आदरणीय मोदी जी और हमारा डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के हरियाणा के लोगों के हित में निर्णय किए हैं, वो लाजवाब निर्णय हैं। ऐसे नहीं है, लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम और लोगों को राहत देने का काम। जो कांग्रेस ने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था, जो कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया था कि गैस का सिलेंडर भी 4 दिन के अंदर मिलता था, 4 दिन में भी अगर अंतिम व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो अगले 4 दिन वेट करनी पड़ती थी, उससे भी राहत दिलाई है।
आम गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने लाभ पहुंचाया है और उसका एक पॉजिटिव मैसेज हर समाज के अंदर है, हर वर्ग के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के हमने काम किया है और उसी के आधार के ऊपर मैं ये बात कह रहा हूं कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। तो पूर्ण बहुमत की सरकार का भरोसा है नायब सिंह सैनी को और नहीं भी आएगा तो इंतजाम हो जाएगा। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी अगली प्लानिंग है वो क्या है। लेकिन जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं जिनका जिक्र भी हम कर रहे थे उसमें खुद नायब सिंह सैनी की सीट फंसी हुई है लाडवा से, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ समीर जी, एक मजेदार बात यह है कि अभी नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस 8 तारीख को कहेगी ईवीएम खराब है। अब जैसे एग्जिट पोल को बीजेपी खराब बता रही है, अब 8 तारीख को बीजेपी भी ईवीएम को खराब ना बताने लग जाए, क्योंकि नायब सिंह सैनी जबरदस्त तरीके से फंसे हुए हैं। और जो सूचनाएं हैं हम लोगों का भी एग्जिट पोल के हमारे पास सूचना है वो ये कि नायब सिंह सैनी बुरी तरीके से लाडवा सीट पर हार रहे हैं। ये अभी तक की खबर है, बाकी कल क्या होगा वो तो चुनाव परिणाम आ ही जाएंगे, लेकिन नायब सिंह सैनी हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो सीट वाइज जो एग्जिट पोल्स हैं और उनका कहना है उनके मुताबिक ये है कि लाडवा सीट से जहां से नायब सिंह सैनी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट पर उनकी स्थिति, उनकी पोजीशन ठीक नहीं है, हार रहे हैं, वहां चुनाव हार सकते हैं ऐसी संभावना है। लेकिन नायब सिंह सैनी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। तो अब उस सीट को अमलेंदु जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लाडवा सीट को उन्होंने बहुत ही सेफ समझा था, इसीलिए उस सीट पर वो चुनाव लड़े। करनाल की अपनी सीट छोड़कर वहां गए, लेकिन अगर वहां भी हार रहे हैं तो और ये जो चीजें हैं तो फिर एग्जिट पोल में जो दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से मैंडेट देने जा रही है हरियाणा की जनता कि उसमें नायब सिंह सैनी, जिनको 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था, इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया था क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को लेकर काफी नाराजगी थी। लेकिन अगर नायब सिंह सैनी की भी हार हो रही है तो इसका मतलब पूरी तरह से खारिज करने जा रही है हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भगदड़ की स्थिति दिखाई पड़ रही है और चुनाव परिणाम के बाद बहुत तेजी से तमाम नेता ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। टिकट वितरण के समय यह शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन और उसके बाद लगातार पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का सिलसिला जारी रहा और अब पार्टी में कि जो जिस तरह से एग्जिट पोल्स बता रहे हैं उनको देखते हुए तमाम नेता हैं जो पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं। केवल नायब सिंह सैनी ही नहीं, जो एग्जिट पोल्स की अगर माने उनका जो औसत देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कई मंत्री हैं जो इस समय निवर्तमान मंत्री, उनकी भी सीट जा रही है। अनिल विज बड़े नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, उनकी सीट भी फंसी हुई है और यह माना जा रहा है कि वो भी अपनी सीट पर हार सकते हैं अंबाला से, जबकि वहां से वो तब भी जीतते रहे जबकि भारतीय जनता पार्टी के 2-4 विधायक हुआ करते थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति मतदाताओं का जो रुख रहा है वो ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी रही, सरकार के खिलाफ किस तरह की एंटी इनकम्बेंसी रही। बहरहाल नायब सिंह सैनी भले दावा कर रहे हैं लेकिन उनकी सीट फंसी हुई है, पर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है उनके दावे पर और कांग्रेस पार्टी किस तरह की अब तैयारी कर रही है, कांग्रेस पार्टी इन एग्जिट पोल्स को लेकर क्या कह रही है, या फिर एग्जिट पोल्स के पहले ही जिस तरह का हरियाणा में माहौल था कांग्रेस पार्टी उत्साहित थी और एग्जिट पोल्स के बाद उसका उत्साह जाहिर है कि बढ़ा हुआ है। पवन खेड़ा को सुनते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा। चुनावी सर्वे होते हैं वो इंडिकेशन जैसे आपकी मुस्कान को और बढ़ाने वाली बातें लेकर आ रहे हैं, प्लस हमारे नहीं भी रहते हैं या रहते हैं तो भी अगर पीडीपी जाना चाहती है तो उसका स्वागत है। इस तरीके की फोर्सेस जो जम्मू कश्मीर के अंदर एड ऑन कर सके उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनका हम स्वागत करते हैं। देखिए, हमें इस बात का भरोसा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को होना जरूरी है कि अब बड़े इंतजार के बाद उनको उनकी मनचाही सरकार मिलने जा रही है। मजबूत सरकार होगी, अपने वादे पूरे करेगी और उनकी पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई को लड़ेगी। सर, हार और जीत दोनों का ही समीक्षा दोनों ही पार्टियां करेंगी। आप लोग कल के नतीजों की समीक्षा किस तरीके से देख रहे हैं? राष्ट्रीय राजनीति पे आप कैसे देखते हैं? इसका असर क्या पड़ने वाला है? न केवल स्टेट की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति पे इसका असर क्या पड़ेगा? वो तो हम बाद में चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल कल की पूरी तैयारी है, हमें पूरा भरोसा है हम
भारी बहुमत से हरियाणा में और भारी बहुमत से जम्मू कश्मीर में जीतने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके बाद समीक्षा जीत की करेंगे और आपको जरूर साझा करेंगे। हरियाणा के अंदर तो नंबर हर तरीके से आप लोग बता रहे हैं, आपके नेता भी चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो चाहे शैलजा, तो पवन खेड़ा तैयारी में है, कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार बनाने की तैयारी में है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिलने जा रही है। अब परिणाम जो भी आए, लेकिन अगले कुछ घंटे में पता ही लग जाएंगे। एक दिन बाद कल चुनाव मतगणना शुरू होगी और 2-4 घंटे के बाद ये रुझान मिल जाएगा कि कौन जीत रहा है, एग्जिट पोल्स कितना सही जा रहे हैं। लेकिन जितने भी एग्जिट पोल्स हैं उनमें शायद ही कोई हो जो कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत देता न दिख रहा हो। डीबी लाइव की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 54 से 64 तक ग्राउंड पर जाकर जिस तरह से सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, उसका अपने तरीके से जो किया गया, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एक्यूरेट उसका आंकड़ा रहा एग्जिट पोल्स का, वो दिखा रहा है। उसके मुताबिक 54 से 64 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी महज 15 से लेकर 25 सीटों में सिमटने जा रही है और लगभग इसी तरह के आंकड़े दूसरे एग्जिट पोल्स के हैं। हालांकि कुछ एग्जिट पोल्स में 70 के करीब सीटें या 70 के पार जाते हुए भी बताया जा रहा है। केवल एग्जिट पोल से ही नहीं, जिन तमाम पत्रकारों ने वहां जाकर कवर किया है और जो बहुत ही विश्वसनीय तरीके से चीजों को बताते हैं, उनसे बातचीत में भी यह लग रहा है, कुछ लोग दावे के साथ सोशल मीडिया में इस बात को शेयर भी कर रहे हैं कि 70 से कम सीटें कांग्रेस पार्टी को नहीं आएंगी। खैर, क्या होता है अब कुछ ही घंटों में पता लग जाएगा। कल हम सभी लोग इस चीज को देखेंगे, एग्जिट पोल्स कितना सही कह रहे हैं, कितना नहीं कह रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले ही जिस तरह का वहां माहौल रहा, मतदान का परसेंटेज जिस तरह से रहा, ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से मतदान को लेकर लोगों में उत्साह रहा, उससे यह दिखाई पड़ रहा है कि एग्जिट पोल्स वास्तव में सही होने जा रहे हैं, सही साबित होने जा रहे हैं। एक बार सुनते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई को, क्या कह रहे हैं वो हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर, और इससे जो भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा प्रचार तंत्र था और स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उनका हरियाणा चुनाव से गैर हाजिर रहना या फिर उनकी उदासीनता, वो बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। और यह भी कह रहा है कि इसका मतलब एग्जिट पोल्स जो कह रहे हैं उसको पहले ही भारतीय जनता पार्टी भी और उसको शीर्ष नेता भी भांप चुके थे। सुनते हैं गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कमबैक कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब विधानसभा चुनाव में अब फैक्टर नहीं रहे। एक समय ऐसा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन के प्रचार में भी निकलते थे, लेकिन आज वो एक लायबिलिटी बन गए हैं, क्योंकि उनके आर्थिक नीतियों के कारण सब जगह बेरोजगारी और महंगाई की समस्या बढ़ चुकी है। और इसीलिए ये सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव या सिर्फ भारत के एक अंग या उत्तर भारत का ये एक प्रमाण नहीं है। पूरे भारत में विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी अब फैक्टर नहीं रहे और ये इनकी जो डबल इंजन की सरकार कभी पटरी पर थी ही नहीं। हमेशा ये लोगों के खिलाफ और बड़े उद्योगपति के साथ ये काम करते गए और इसीलिए सिर्फ हरियाणा तक नहीं, आने वाले चुनावों में भी आपको कांग्रेस का पर्चा, कांग्रेस का झंडा लहराते हुए दिखेगा। तो गौरव गोगोई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि लायबिलिटी बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव के जो आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में वहां से बिल्कुल उन्होंने किनारा कर लिया, जबकि छोटे मोटे चुनाव में भी वो मौजूद रहते हैं। और गौरव गोगोई कह रहे हैं कि दिल्ली के एमसीडी के चुनाव प्रचार तक में वो रहते हैं, प्रचार करते हैं, आखिरी दौर में जाते हैं। ये दिखा रहा है, बहुत बड़ी बात अमलेंदु जी कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि भगदड़ मचने वाली है, तो ये लग रहा है कि अब लोकसभा चुनाव के बाद सबसे महत्वपूर्ण चुनाव थे ये दोनों राज्यों के विधानसभा, अब क्या लग रहा है कि जो इसका भारतीय जनता पार्टी का जो डिक्लाइन फेज है वो तेजी से अब बढ़ता जा रहा है, गिरावट का दौर शुरू हो गया है। तभी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि पार्टी के बड़ी संख्या में नेता छोड़ने
के लिए लाइन में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत लोग लाइन में खड़े हैं समीर जी, और बहुत ज़बरदस्त भगदड़ बीजेपी और एनडीए में मचने वाली है। एक तो आज सुबह ही जो चिराग पासवान है, जिनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में जाके अलग चुनाव लड़ी थी, वो सुबह जाकर के अमित शाह से मिले हैं और फिर उन्होंने कहा है कि हम सरकार बनाएंगे, और हमने बातचीत की कैसे बनाई जा सकती है। अब इस पर बातचीत शुरू हुई कैसे सरकार बनाई जा सकती है। दूसरी तरफ वो धमकी दे रहे थे कि अगर आरक्षण के साथ कुछ होगा तो मैं छोड़ दूंगा, तो उनको लेकर भी शंकाएं जताई जा रही हैं कि क्या ये भी छोड़ सकते हैं। इधर समीर जी महाराष्ट्र में भी खेल शुरू हो गया है, वहाँ भी बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं, और शिवसेना के कई नेताओं ने, जो उद्धव की एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उससे कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है। यानी ये भगदड़ का माहौल पूरे देश भर में बीजेपी में मचने वाला है। एग्जिट पोल जिस तरीके से आए हैं और जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह कांग्रेस थंपिंग मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है, और नायब सिंह सैनी जो है वो खुद चुनाव हार रहे हैं, इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं, इसके बाद बीजेपी के अंदर एक जबरदस्त तरीके से भगदड़ की स्थिति देखी जा रही है। इधर मोहन भागवत ने जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र का राग अलापना शुरू किया और हिंदुओं की सुरक्षा करो, इसका मतलब आरएसएस भी समझ चुका है कि मोदी जी का काम एक तरीके से समाप्त हो चुका है और मोदी जी के अंदर कोई क्षमता नहीं बची है। तो ये भगदड़ की स्थिति समीर जी, ये बीजेपी से लेकर आरएसएस तक और उसके सहयोगी दल हैं उनके अंदर भी साफ तौर पर देखी जा रही है। नायब सिंह सैनी भले ही बात कर रहे हो कि 8 तारीख को कांग्रेस ईवीएम को खड़ा बताएगी, लेकिन एग्जिट पोल को खड़ा बताना बीजेपी ने अभी से शुरू कर दिया है जी। और ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल को छोड़िए, हम सरकार बनाएंगे, 8 तारीख को ईवीएम बताएगी। अब कहीं यही जो है वो ना बताने लग जाए कि 8 तारीख को ईवीएम खराब है, तो अब यहाँ तक तो आपको याद होगा ईवीएम पर सवाल उठाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही बीजेपी ने शुरू की थी, और वो इनके जो राज्यसभा सदस्य हैं और प्रवक्ता रहे वो जीवीएल नरसिम्हा, उनकी किताब थी डेमोक्रेसी एट रिस्क, वो आई थी और उसे लालकृष्ण अडवाणी ने उसका प्रीफेस लिखा था, उसकी भूमिका लिखी थी, और सबसे पहले इन्होंने सवाल उठाया। और जो ये वीवीपैट पर्ची जो निकलती है, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आया था। तो भगदड़ की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर साफ तौर पर देखी जा रही है। नायब सिंह सैनी खुद चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं समीर जी, ये अभी तक की बड़ी खबर है जी। बिल्कुल, और एग्जिट पोल्स की बताएं अपने दर्शकों को, तो एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में जीतती हुई दिखाई पड़ रही है, और उससे भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बुरी खबर है वो ये कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद अपनी सीट पर चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, लाडवा सीट पर। एग्जिट पोल्स की अगर माने, जो तमाम एग्जिट पोल्स हैं, अगर उनका हम औसत देखते हैं तो 55 से 60 सीट कम से कम भारतीय जनता ये कांग्रेस पार्टी वहां पर पाने जा रही है, और उसको लेकर ये नायब सिंह सैनी हालांकि फिर भी कह रहे हैं कि हम सरकार वहां बनाएंगे, दावा कर रहे हैं। बड़ी बात तो ये कह रहे हैं कि हम वहां इंतजाम कर लेंगे अगर हमारे पास विधायक कम होंगे। तो यानी जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं एक तरह से उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है और बड़ी खबर यह है कि नायब सिंह सैनी एग्जिट पोल्स में खुद हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और यही नहीं, उनके कम से कम 7-8 मंत्री ऐसे हैं जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण मंत्री रहे और बड़े नेता अनिल विज भी शामिल हैं, जो खुद मुख्यमंत्री का दावेदार अपने को कह रहे हैं। और हरियाणा में 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो वो कि एक महत्वपूर्ण दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के, अनिल विज। वो भी अपनी सीट पर अंबाला से चुनाव लड़ते हैं, लगातार कई बार के विधायक हैं, लेकिन इस बार वो भी, उनकी सीट भी सुरक्षित नहीं मानी जा रही, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी हार सकते हैं। तो कई नेता ऐसे हैं, कई मंत्री ऐसे हैं जो विधानसभा का चुनाव हारने की ओर अग्रसर हैं एग्जिट पोल्स की अगर माने तो। उनमें नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो 5-10 सीटें जहां हुआ करती थी 2019 में के चुनाव में, लोकसभा में, अभी हाल ही में हुए चुनाव में महज 5 सीटें उसके पास रह गई, आधी सीट वो हार गई। उसी का रिफ्लेक्शन विधानसभा चुनाव में, बल्कि उसका रिफ्लेक्शन नहीं, उससे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ वहां की जनता में सत्ता विरोधी लहर थी, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है, लेकिन उससे बड़ा झटका ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। चुनाव से पहले ही जब सीटों कैंडिडेट्स की घोषणा हो रही थी, टिकट बंट रहे थे, उसके साथ जो शुरुआत हुई थी पार्टी छोड़ने वालों की, अशोक तंवर
बड़ा नेता, बड़ा नाम, उन्होंने कुछ दिन पहले अभी छोड़ा, जिस दिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जैसे ही परिणाम आते हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की संख्या बढ़ जाएगी। अमलेंदु जी, कुछ बड़े नाम इस तरह के सुनाई पड़ रहे हैं। जी, बड़े नाम है समीर जी, और बड़े नामों में चंपाई सोरेन का नाम भी आ रहा है कि वो भी बीजेपी छोड़ सकते हैं, और इस तरह की सूचनाएं शुरू हो गई हैं। चूंकि कल चंपाई सोरेन को वहां जाके प्रचार करना था जो हेमंत सोरेन का गढ़ समझा जाता है, लेकिन वो बीमार पड़ गए और अस्पताल में भर्ती हो गए। इस पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जामताड़ा की इकाई है उसने कल एक ट्वीट किया समीर जी, इसको आज सुबह ही कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी के अस्वस्थ होने की सूचना मिली। मरांग गुरु से प्रार्थना है आप पुनः स्वस्थ होकर मैदान में आइए, और दादा किसी भी बात की चिंता परेशानी को खुद पर हावी मत होने दीजिए। कई बार हम किसी बात को लेकर मन में इतना बोझ ले लेते हैं जिसका दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। पहले की तरह बिल्कुल बेबाको बिंदास रहिए। यानी ऑफर ये चला गया झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से चंपाई सोरेन को कि आप परेशान मत होइए, हम समझ रहे हैं आप किस दबाव में चले गए, आप बीमार मत पड़िए, आप स्वस्थ होकर फिर से बिंदास होइए, यानी अब घर वापसी आप कर लीजिए। और इसी ट्वीट के को रिपोस्ट करते हुए समीर जी जो हेमंत सोरेन है उन्होंने लिखा कि मरांग बुरू से चंपाई दा को जल्द स्वास्थ्य लाभ देने की प्रार्थना करता हूं, साथ ही उनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। ये शुरुआत समीर जी इन एग्जिट पोल्स के बाद शुरू हो चुकी, मतलब ये हो गई है कि अब घर वापसी लोगों की बीजेपी से दूसरी जगहों पर हो रही है, और बीजेपी में एक जबरदस्त भगदड़ हमको देखने को मिल रही है। इधर महाराष्ट्र से भी खबर है कि शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे के कई पार्षद हैं वो शामिल हो गए हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना में। इसको हमारी सहयोगी थोड़ी देर में आकर के बताएंगे क्या इसका क्या समझा जाए अमलेंदु जी की अब ये जो लोकसभा चुनाव और उसके बाद अब हरियाणा के जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, तो हरियाणा का चुनाव छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह झारखंड और महाराष्ट्र के जो दौरे लगातार कर रहे थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वह भगदड़ क्या वहां भी अब तेजी से मचने वाली है? सब जगह भगदड़ मचने वाली है समीर जी, और संजय राउत यही कह रहे हैं, उनकी भी हम लोग बाइट सुनवाएंगे। वो कह रहे हैं कि अब हिमाचल, इसके जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद अब झारखंड और महाराष्ट्र का ही नंबर है, और यहां से बीजेपी आउट हो जाएगी, उनका कहना यह है संजय राउत का। संजय राउत का बयान सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आराधना कुछ खबर लेकर आई है जी। आंचल। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जो नतीजे आए हैं उसके बाद से जो हरियाणा में तो भगदड़ मची है, लेकिन महाराष्ट्र में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के नेता भी लगातार एक के बाद एक उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, और वही शिवसेना का भी यही हाल है शिंदे गुट की। अभी एक खबर ये आई है कि शिंदे गुट की शिवसेना से जो युवा सेना के सचिव हैं दीपेश महात्रे, उनके साथ 7 पूर्व पार्षदों ने शिंदे गुट की शिवसेना को टाटा बाय बाय कह दिया, और उसके बाद उन्होंने शिवसेना उद्धव गुट में उनका दामन थाम लिया, उसमें शामिल हो गए हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले ये खबर भी आई थी कि जो बीजेपी है, महाराष्ट्र बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, और उनके जो राजेंद्र गावित थे बीजेपी नेता, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर उन्होंने ये मतलब संकेत दे दिए थे कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, और अभी भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आंचल इस पूरी जानकारी के लिए। और इससे ये स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो हार का सिलसिला शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अब वो दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड में जो आशंकाएं दिखाई पड़ रही हैं, वो हार के बाद अब पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का भी एक तांता लगा हुआ है, और एनडीए के घटक दलों के बीच में भी अब उथल पुथल मची हुई है। लेकिन इस बीच एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। नायब सिंह सैनी दावा कर चुके हैं, भले ही वो अपनी सीट पर चुनाव हारने की स्थिति में हो, लेकिन दावा कर लिए हैं कि इंतजाम कर लेंगे विधायकों का, सरकार उनकी बनेगी। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। ताकि हमारे केंद्रीय नेतृत्व का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, खास तौर पे मैं कहूँगा राहुल गांधी जी का, जो भारत जोड़ो यात्रा में जब आए थे, क्योंकि हरियाणा में से निकले थे, पूरी हरियाणा जीटी रोड बेल्ट फरीदाबाद उन्होंने कवर किया था, तभी एक माहौल बनना लग गया था, आज से 2-2.5 साल पहले, और वो माहौल बनने लग गया था। और तभी से मैं समझता हूँ कांग्रेस का ग्राफ हरियाणा में बढ़ता ही रहा। तो केंद्रीय नेतृत्व को मैं बधाई देता हूँ, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की मेहनत को मैं सल्यूट करता हूँ कि प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इतनी अनथक मेहनत करी। जो आप देख रहे हैं, आज भी आप देख रहे हैं, जो एक खुशी सा का माहौल, बधाई से का माहौल आप यहाँ दिखाई दे रहा है हमारे निवास स्थान पर। ये सारे कार्यकर्ताओं से कि आप अगर चेहरे देखेंगे और इनसे पूछेंगे अलग से इंटरव्यू ले आप कि इन्होंने कितनी मेहनत करी है हरियाणा को के भविष्य को बचाने के लिए, और हमें विश्वास है कि इन सब की मेहनत सफल हो चुकी है।
और कल जब नतीजा आएगा वो कांग्रेस के पक्ष का नतीजा। दीपेंद्र जी, हम देख रहे हैं बीजेपी ने बढ़ चढ़ कर दावे किए हैं, सरकार तो वही बनाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि सीएम कौन होगा अगर कांग्रेस जीतती है, तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रदीप जी धन्यवाद। जहाँ तक बीजेपी के दावे की बात है, वो तो बीजेपी की ट्रेनिंग का हिस्सा है। बीजेपी में एक ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है कि झूठ बड़े बड़े बोलो, लेकिन उससे भी बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलो। जितना बड़ा झूठ उससे ज़्यादा बड़ा आत्मविश्वास, ताकि मीडिया के आपके साथी फिर उनको चलाए जाएं कि ये देखो कितने आत्मविश्वास से ये बोला की बात। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है ये, और अब देश जान चुका है इसकी बीजेपी की ट्रेनिंग को। तो बीजेपी के जो दावे हैं उनको मैं उस रूप से लेता हूँ। सीएम को लेकर क्या कहेंगे दीपेंद्र जी? सीएम का जवाब दीजिए आप भी। सर, सीएम का जवाब चाहिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये हमारी बहन का और आपका एक ही प्रश्न है प्रदीप, वो वही प्रश्न पूछ रही थी, तो हमने अपनी बहन को एक कर्सी अलाउ करनी चाहिए। आपका अपना एक शैली रही है, आक्रामक पत्रकारिता की आपकी अपनी एक शैली रही है प्रदीप, और हम उसके कायल भी हैं, लेकिन वो आक्रामकता आप हमारे तक सीमित रखें। आप अपने सह पत्रकार बहनों तक वो आक्रामकता ना पहुंचाएं। ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें सर जवाब मत आप छोड़िए, जवाब दे रहे जवाब। देखिए ऐसा है, पहला और अंतिम लक्ष्य हमारा सबकी मेहनत का एक था कि हरियाणा में बदलाव हो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। बदलाव होना जरूरी था, कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनना जरूरी, ताकि हरियाणा को एक फ्रेश स्टार्ट मिले, हरियाणा आगे की तरफ देखे। भाजपा की जो 10 साल का कुशासन था, भाजपा ने कोई सकारात्मक काम नहीं किया, केवल भाई को भाई से उलझाया, कहीं धर्म पे, कहीं जाति पे, कहीं क्षेत्र पे, और हरियाणा को उलझा के रख दिया, और हरियाणा को पीछे लेके जाने का काम भाजपा ने किया। अब एक नई शुरुआत हरियाणा में हो, और हरियाणा देश के सबसे विकसित राज्य के रूप में उभर के आए, सबसे खुशहाल राज्य के रूप में उभर के आए। ये हमारा लक्ष्य था बदलाव का, वो लक्ष्य हमने प्राप्त। तो भारतीय जनता पार्टी के और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दावे पर क्या कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा आपने सुना, और कह रहे हैं कि वो उनका आत्मविश्वास जानबूझकर उसे बनाए रखना चाहते हैं। बहरहाल लेकिन खबर यह है कि एग्जिट पोल्स के मुताबिक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हार तो रही है। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री, वो भी लाडवा सीट से अपना चुनाव हारने की स्थिति में है, बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। वहाँ लड़ाई बहुत ही टफ है, यानी वो हार सकते हैं, और कई और मंत्री भी उनके हरियाणा में हैं जिनके हारने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो हरियाणा से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सारी बुरी खबरें हैं, और ये इस वजह से हो रही है क्योंकि 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी केंद्र सरकार की भी और हरियाणा राज्य सरकार की भी, ये सारी चीज़ें वहाँ इसकी वजह बन रही हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण बन रही हैं। महज 15 से 25 सीटों पर सिमटती दिखाई पड़ रही है, जबकि 2019 में 41 सीटें उसके पास थीं। कांग्रेस पार्टी 54 से 64 सीटों के बीच उसकी संभावना है कि ये इतनी सीटें ला सकती है 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में, और इसके अलावा निर्दलीय अच्छी खासी संख्या में होंगे। लेकिन जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां वहां पर रहीं, भले ही उन्होंने गठबंधन किया हो उत्तर प्रदेश की पार्टियों के साथ, समाज पार्टी के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन था, और आजाद समाज पार्टी के साथ जेजेपी का, लेकिन उनको कोई बहुत सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। पर बड़ी खबर यह है कि खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट फंसी हुई है, और इस बीच जो बड़ी खबर है उसमें महाराष्ट्र और झारखंड में भी हरियाणा की तरह जिस तरह से पार्टी के नेताओं के बीच, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में एक पार्टी छोड़ने की होड़ शामिल हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि इस परिणाम के बाद जब आएंगे, एग्जिट पोल से ही लोगों ने मन बना लिया है, और परिणाम आने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत संभावना है कि 10 तारीख को इन दोनों राज्यों में चुनाव की घोषणा हो जाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार कार्य छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन राज्यों में सक्रिय रहे, पहले से ही सक्रिय हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां भी बहुत फायदा इसका नहीं होने वाला है। एक बार सुनते हैं शिवसेना नेता
संजय राउत को क्या कह रहे हैं और इंडिया गठबंधन जिस तरह से मजबूती से खड़ा है लोकसभा चुनाव के बाद मिली सफलता के बाद, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन और भी ज्यादा मुश्किल में है। संजय राउत क्या कह रहे हैं? देखिए, ये बीजेपी का कह रहे हैं कि हम सब संभाल लेंगे। कौन बोल रहे हैं? यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री सब संभाल लेंगे। वो संभाल लेंगे मीन्स घोटाला करेंगे पोस्टल बैलेट में। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या ना, उनकी ताकत है पोस्टल बैलेट में है, तो सबको हमको सतर्क रहना पड़ेगा। हरियाणा बीजेपी हार गई, जम्मू कश्मीर बीजेपी हार गई, महाराष्ट्र बीजेपी हार रही और झारखंड भी बीजेपी हार रही है। थैंक यू। तो महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है और झारखंड से भी खबरें अच्छी नहीं है। चंपई सोरेन की खबर अभी आपको बताई अमलेंदु जी ने कि वो बीमार पड़ गए हैं, महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनको जाना था और ये आशंका जताई जा रही है कि वो भी शायद अब उनका मन वहाँ नहीं लग रहा है। तो ये लगातार खबरें जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रही हैं बहुत परेशानी वाली खबरें हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से लगातार अब ये उसके लिए बुरी खबरें हैं। और आपको एक बता दें कि कल हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनके परिणाम आएंगे। एग्जिट पोल्स के मुताबिक वहां दोनों जगहों पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो सरकार उसके बनने की संभावना दिख रही है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी एक तरह से क्लीन स्वीप करती दिखाई पड़ रही है। जो परिणाम आएंगे, मतगणना कल होगी और कल ही परिणाम आ जाएंगे। डीबी लाइव पर आपको सबसे तेज चुनाव परिणाम देखने को मिलेंगे। सुबह 6 बजे से आपको यहां परिणाम देखने को मिल जाएंगे और जो भी होगा एग्जिट पोस्ट सही होते हैं या फिर कुछ परिणाम इससे इतर आते हैं कल पता लग जाएगा। लेकिन डीबी लाइव पर आप 6 बजे से आपको चुनाव परिणाम के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक उसके लिए एक और बुरी खबर ये है कि पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़ने की फिराक में है। हमले जी, ये बहुत से लोग छोड़ रहे हैं, बहुत से लोग छोड़ने वाले हैं और जबरदस्त भगदड़ जो है इन एग्जिट पोल्स के बाद ही बीजेपी में देखने को मिल रही है समीर जी। और ये माहौल जो है पूरे देश भर में बन रहा है, सिर्फ अकेले हरियाणा या जम्मू कश्मीर में नहीं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तो चुनाव से पहले ही भगदड़ मच गई थी और एग्जिट पोल आने के बाद तो और मची हुई है। कल भी बीजेपी के एक बड़े नेता ने इस्तीफा दिया है और ये इस्तीफे का सिलसिला जो है, बीजेपी में भगदड़ का सिलसिला, ये पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र से कई खबरें आ रही हैं। चंपई सोरेन के बारे में आपने बता ही दिया कि वो बीमार पड़ गए किस तरीके से, और फिर उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि आप शांति रखिए, पहले की तरह से बिंदास रहिए, यानी आप चिंता मत कीजिए, आइए लौट करके, हमें मालूम है कि आप परेशान क्यों हैं। ये सारी बातें, और हेमंत सोरेन ने भी उनकी लंबी उम्र की कामना कर दी, एक तरीके से उनको सांत्वना दे दी कि ठीक है आपकी अगर घर वापसी होती है तो हम आपको स्वीकार कर लेंगे, आप वहाँ से आ जाइए। तो चंपई सोरेन भी वापस जा सकते हैं। तो ये कई सारे मामले, और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को लेकर समीर जी खबरें आ रही हैं कि नायब सिंह सैनी लाडवा सीट पर हार रहे हैं, ये जिस तरीके से एग्जिट पोल्स बता रहे हैं और जिस तरीके से ज़मीन से खबरें आ रही हैं, उसके बाद हरियाणा में माहौल एकदम से बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है और बीजेपी की कई बड़े नेता कल दोपहर तक हो सकता है और जो है वो पार्टी छोड़ दें। अब ये देखना है कौन कौन लोग पार्टी छोड़ते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव हार रहे हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक उनकी स्थिति वहां पर ठीक नहीं है, यानी जो चुनाव में वो उनके जीतने की संभावना बड़ी कम है, ऐसा एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। और जबकि ये स्थिति तब है जबकि उन्होंने अपनी सीट छोड़कर, करनाल की सीट छोड़कर लाडवा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, या फिर उनकी पार्टी ने उनको एक सेफ सीट दिलाई थी। इसके बाद भी उन्हें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। और क्यों विश्वास है ये भी एक बार हम उनसे नायब सिंह सैनी से सुनना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि हम इंतजाम कर लेंगे। वो इंतजाम यानी अगर कुछ कमी रह जाती है तो विधायकों का इंतजाम कर लेंगे, जैसा कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में लगातार करती रही है। लेकिन एग्जिट पोल्स की माने, अगर सामने स्क्रीन पर जो डीबी लाइव का एग्जिट पोल दिख रहा है, इसके अलावा भी जो दूसरे एग्जिट पोल्स हैं उनको माने तो ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है कि इंतजाम करने वाली स्थिति आएगी। यानी 2, 4, 6, 10 विधायकों की कमी को इंतजाम करेंगे। कितने विधायकों का इंतजाम करेंगे जब दूसरी पार्टी को, विपक्षी पार्टी जो है, उसे स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई पड़ रहा है। फिर भी सुनते हैं क्या कहा नायब सिंह सैनी ने, किस भरोसे पर, किस वजह से उनको इतना विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनवा लेंगे। वहां हर एक एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं भाजपा को जाता हुआ हाँ, देखिए 8 तारीख को
हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को, और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है, 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। मैंने कहा है कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और देखिए कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इसलिए हम अछूते नहीं हैं। कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपने कामों के बल के ऊपर आदरणीय मोदी जी और हमारा डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के हरियाणा के लोगों के हित में निर्णय किए हैं, वो लाजवाब निर्णय हैं। ऐसे नहीं है, लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम और लोगों को राहत देने का काम, जो कांग्रेस ने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था, जो कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया था कि गैस का सिलेंडर भी 4 दिन के अंदर मिलता था, 4 दिन में भी अगर अंतिम व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो अगले 4 दिन वेट करनी पड़ती थी, उससे भी राहत दिलाई है। आम गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने लाभ पहुंचाया है और उसका एक पॉजिटिव मैसेज हर समाज के अंदर है, हर वर्ग के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के हमने काम किया है और उसी के आधार के ऊपर मैं ये बात कह रहा हूं कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। तो डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, नायब सिंह सैनी बता रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि डबल इंजन में एक इंजन अब शायद कम होने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल्स की माने तो 55 से 64 सीटें लेने जा रही है कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती दिख रही है वहां, और भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर जाती हुई दिख रही है। महज 15 से 25 सीटें पा रही है 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में। और इसके अलावा जो कॉन्फिडेंस नायब सिंह सैनी का ये दिख रहा है वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, ये बताया जा रहा है जब कल परिणाम आएंगे। और अगर वो एग्जिट पोल्स के मुताबिक ही आते हैं, चूंकि एग्जिट पोल्स के मुताबिक आने की संभावना इसलिए भी दिख रही है कि चुनाव से पहले ही हरियाणा की जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, लगातार डीवी लाइव पर आप ग्राउंड रिपोर्ट देखते भी रहे, वहां के लोगों में जो मुद्दे थे, जिस तरह से वहां उन्होंने मतदान करने का मन बनाया हुआ था, और मतदान के दौरान भी आपने देखा जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, पोलिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा उन इलाकों में रहे। उससे यह दिख रहा है कि हरियाणा की जनता ने बदलाव का मन बनाया था, बता रही थी, और शायद बदलाव वो अब करने जा रही है। लेकिन नायब सिंह सैनी को यह भरोसा है, उम्मीद है कि वो अपनी सरकार बचा लेंगे, भले ही वो इंतजाम करके, विधायकों का इंतजाम करके बचाएं। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि एग्जिट पोल्स ये कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी खुद अपनी सीट हारते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल समीर जी, आप सही कह रहे हैं। जो एग्जिट पोल्स हैं और जो ज़मीन से खबरें आ रही हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि नायब सिंह सैनी बुरी तरीके से लाडवा सीट पर हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और नायब सिंह सैनी की जो हम लोगों ने बाइट सुनवाई, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उनके हाव भाव से और चेहरे की भाव भंगिमा से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनका आत्मविश्वास एकदम हिला हुआ है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी। और नायब सिंह सैनी हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अभी तक की खबरें यही आ रही हैं। जी बिल्कुल, और एक बार सुन लेते हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात की है, और जो नायब सिंह सैनी का दावा है उस पर उनका क्या कहना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास, जिसकी चर्चा अमलेंदु जी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नायब सिंह सैनी का आत्मविश्वास दिखा रहा है कि वो कितना जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा, उनको पूरा भरोसा है, बड़े विश्वास के साथ वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सुनते हैं पवन खेड़ा को। जो है जो चुनावी सर्वे होते हैं वो इंडिकेशन, जैसे आपकी मुस्कान को और बढ़ाने वाली बातें लेकर आ रहे हैं। इस बीच फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आया कि अगर नंबर्स हमारे नहीं भी रहते हैं या रहते हैं तो भी अगर पीडीपी जाना चाहती है तो उसका स्वागत है। इस तरीके की कोर्सेस जो जम्मू कश्मीर के अंदर
एड ऑन कर सकें उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनका हम स्वागत करते हैं। देखिए, हमें इस बात का भरोसा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को होना जरूरी है कि अब बड़े इंतजार के बाद उनको उनकी मनचाही सरकार मिलने जा रही है। मजबूत सरकार होगी, अपने वादे पूरे करेगी और उनकी पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई को लड़ेगी। सिर्फ हार और जीत दोनों का ही समीक्षा दोनों ही पार्टियां करेंगी। तो जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, एग्जिट पोल्स की माने। और डीबी लाइव का एग्जिट पोल जो कह रहा है, स्क्रीन पर आप उसे देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर 41 से 53 सीटें लाने जा रहे हैं। 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा में यानी स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 20 से 25 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दूसरे पीडीपी को भी वहां 6 से 12 सीटें मिलने की उम्मीद है और अदर्स को यानी निर्दलीय होंगे या फिर कुछ अन्य पार्टियों के, वहां की स्थानीय पार्टियों के, उनको 10 से 14 सीटें मिलती दिख रही हैं। स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को, लेकिन इस बीच पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को अपना समर्थन देगी। फारूक अब्दुल्ला ने भी इसका स्वागत कर दिया है। उनकी बाइट भी फारूक अब्दुल्ला की, वो भी हम लोग सुनवा सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने इसका स्वागत भी कर दिया है कि अगर वो आती हैं तो उनका स्वागत है, यानी कि वहाँ सरकार बनाने की पूरी तैयारी इंडिया गठबंधन की हो चुकी है सभी जी, जम्मू कश्मीर में भी। और तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है और बीजेपी का डाउनफॉल पूरे देश में शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नुकसान की खबर या उसके लिए ये बुरी खबर नहीं है, बल्कि एनडीए गठबंधन के लिए भी बुरी खबर है। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा से लेकर झारखंड तक में वहां गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो भी अपनी पार्टियां छोड़ रहे हैं और गठबंधन के घटक दलों के बीच, एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच जो तालमेल है बहुत बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ दिख रहा है वो उसके लिए और भी ज्यादा एक कह लीजिए कि खतरनाक खबर है, बुरी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। क्या कह रहे हैं इन राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर, एक बार उनको सुनेंगे। हमने संजय राउत को भी सुना और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच में एकता दिख रही है, मजबूती के साथ दिख रही है लोकसभा चुनाव के बाद से ही, निश्चित तौर पर यह स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए सबसे ज्यादा यह खतरे की घंटी है, क्योंकि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से बैकबोन है, अब उसने भी कुछ अलग करने का मन बना लिया है, यानी पार्टी से अब इन दोनों को मुक्ति दिलाने का। ऐसी खबरें आ रही हैं, लगातार इनकी चर्चा हो रही है। अमलेंदु जी समीर जी, बिल्कुल ये चर्चा हो रही है कि आरएसएस अब ये दबाव डाल रहा है कि अध्यक्ष, बीजेपी का अध्यक्ष अब आरएसएस का होगा, नरेंद्र मोदी की मर्जी का नहीं होगा, यानी कि जेपी नड्डा को जाना ही पड़ेगा और खतरा नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर भी आ सकता है। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आएंगे, इसके बाद ये दबाव मोदी जी के ऊपर और बढ़ेगा। और एक तो खबरें ये आना शुरू हो गई हैं कि अब मोदी जी के ऊपर दबाव ये बढ़ रहा है कि वो महाराष्ट्र में अपने कदम जरा थोड़े कम रखें। क्योंकि हरियाणा में भी जिस तरीके से उन पर दबाव बना कि अपने कदम कम रखिए वरना दाही का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं करेगी, ये दबाव बनना शुरू हो गया था। और बिल्कुल यहाँ एक बात बताना चाहेंगे, और लगातार हम लोगों ने दर्शकों को बताया था कि वहाँ जो आखिरी क्षणों में यानी 2-3 दिन तक छोड़ दिया पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह की वहाँ कोई सभा नहीं हुई, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। और जेपी नड्डा का भी इसके लिए वहां के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता चुनाव लड़ रहे थे वही नहीं चाहते थे कि वो लोग आकर वहां प्रचार करें, यानी उनकी डिमांड जो थी वो खत्म हो गई थी। वही बात अभी गौरव गोगोई कह रहे थे, एक बार सुनेंगे गौरव गोगोई को, लेकिन आप अपनी बात अमलेंदु जी पूरी करें। जी बिल्कुल समीर जी, तो अब महाराष्ट्र से भी खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ के लोग भी दबाव डाल रहे हैं, खासतौर वहाँ की जो बीजेपी है वो दबाव डाल रही है कि मोदी जी को यहाँ से दूर रखिए। अमित शाह भी वहाँ गए थे महाराष्ट्र के दौरे पे, तो उनके सामने भी एक तरीके से वहाँ की जो स्थानीय इकाई थी, खबरें ये आ रही हैं कि उसने काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला। खबरें ये भी हैं कि वो एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने अमित शाह से मिलने से इनकार कर दिया था पहले। तो इस तरह की खबरें, मतलब बहुत सारी खबरें इस तरीके की आ रही हैं कि बीजेपी में और बीजेपी के सहयोगी दलों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और एक भगदड़ की स्थिति जो है वो बीजेपी में मची हुई है। खासतौर से जो हरियाणा के जो एग्जिट पोल्स आए हैं
उनके बाद तो माहौल एकदम से बदला है जबरदस्त तरीके से, ये समझ में आ रहा है समीर। और हरियाणा ही नहीं अमलेंदु जी, जम्मू कश्मीर के जो परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं, जो एग्जिट पोल्स के मुताबिक हम लोग देख रहे हैं जिसकी संभावना दिख रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरे हैं। क्योंकि धारा 370 के खात्मे के बाद जो पार्टी दावा कर रही थी कि वहां शांति बहाली कर दिया, वहां विकास के बहुत सारी योजनाएं ले जाकर हमने पूरी तस्वीर बदल दी है, ये एक तरह से उसके पक्ष में या कह लीजिए उसके विपक्ष में जो भी जनादेश आएगा ये उसके लिए जनादेश होगा। और वहां आप लगातार इस बात को हम बता रहे हैं, वहां के लोगों से, वहां के पत्रकारों से, विशेषज्ञों से आप डीबी लाइव पर सुन रहे हैं कि न सिर्फ कश्मीर इलाके में बल्कि जम्मू इलाके में भी वहां का जो राज्य का दर्जा है, जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा, उसको खत्म किए जाने को लेकर नाराजगी थी। और वो इन चुनावों में दिखाई भी पड़ रही है, एग्जिट पोल्स उसको बता भी रहे हैं। और इस बीच में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर चर्चाएं हैं, यह है कि अब उन पर संघ का भी दबाव है, पार्टी अध्यक्ष में अब उनकी नहीं चलने वाली है, इसको भी लेकर एक जो संभावनाएं दिख रही हैं, उन सारी चीजों को लेकर अब स्थितियां ये हो गई है कि केंद्र सरकार भी खतरे में दिखाई पड़ रही है। क्योंकि घटक दल मुख्य रूप से जो जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी हैं, वो उस पर लगातार दबाव बना ही रहे हैं और कई उसको अपने फैसले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को वापस लेने पड़ रहे हैं। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं गौरव गोगोई, कांग्रेस पार्टी के नेता, किस तरह से वो बता रहे हैं कि जो एक स्टार प्रचारक हुआ करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब अपनी पार्टी में लोगों की, उनकी पार्टी में लोगों की सोच किस तरह की उनके प्रति हो गई। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस को बड़ा सर, क्या उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी कमबैक कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब विधानसभा चुनाव में अब फैक्टर नहीं रहे। एक समय ऐसा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन के प्रचार में भी निकलते थे, लेकिन आज वो एक लाइबिलिटी बन गए हैं क्योंकि उनके आर्थिक नीतियों के कारण सब जगह बेरोजगारी और महंगाई की समस्या बढ़ चुकी है। और इसीलिए ये सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव या सिर्फ भारत के एक अंग या उत्तर भारत का ये एक प्रमाण नहीं है। पूरे भारत में विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी अब फैक्टर नहीं रहे और ये इनकी जो डबल इंजन की सरकार कभी पटरी पर थी ही नहीं, हमेशा ये लोगों के खिलाफ और बड़े उद्योगपति के साथ ये काम करते गए। और इसीलिए सिर्फ हरियाणा तक नहीं, आने वाले चुनावों में भी आपको कांग्रेस का पर्चा, कांग्रेस का झंडा लहराते हुए दिखेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फैक्टर नहीं रहे। महज एक साल के भीतर इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। अभी पिछले साल ही 4 राज्यों के जो चुनाव हुए थे, वहां के सिटिंग मुख्यमंत्रियों को भी कह दिया गया कि आप यहां पर मुख्यमंत्री का फेस नहीं होंगे, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद लोकसभा का चुनाव पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर लड़ा गया, लेकिन फेस वैल्यू इसी चुनाव में बिल्कुल कम हो गई। और ये हरियाणा में जिस तरह से चुनाव प्रचार से उनकी दूरी रही, जम्मू कश्मीर में जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं या उनके लेकर जिस तरह से अब जो मैंडेट आने वाला है, या फिर झारखंड और महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीतर, प्रधानमंत्री के प्रति उनकी सोच को लेकर आरएसएस की जिस तरह से प्लानिंग चल रही है, उन सारी चीजों को देखते हुए यह लग रहा है कि एक साल के भीतर कितना बड़ा बदलाव हो गया है। अमलेंदु जी, बिल्कुल समीर जी, एक वर्ष के अंदर ही क्या, बल्कि अब अगर देखा जाए तो ये 3-4 महीनों में भी और ज़्यादा ज़बरदस्त अंतर आ गया। यानी 4 जून 2024 को जो परिस्थितियां बनी, उसके बाद अब देखिए समीर जी, पिछले 10 वर्षों में पहला चुनाव इस तरीके का विधानसभा का जहां मोदी जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, वरना हर राज्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार मोदी जी हुआ करते थे और अपने नाम पर ही वोट मांगा करते थे। इस बार मोदी जी ने ना तो जम्मू कश्मीर में और ना उन्होंने हरियाणा में अपने नाम पर वोट नहीं मांगा कि मुझे वोट देना और बता देना। यानी एक फॉर्मेलिटी जो चुनाव में जाने की होती है वो की, और आखिर में तो वो फॉर्मेलिटी भी उन्होंने नहीं की। यानी चुनाव हरियाणा में हो रहा था, वो घूम रहे थे झारखंड में। तो गौरव गोगोई अभी कह रहे हैं कि एमसीडी तक के चुनाव में प्रचार करते हैं, एमसीडी तक में करते हैं, हैदराबाद पहुंच जाते हैं निगम के चुनाव में। एमसीडी तो चलिए तब भी थोड़ा बड़ी है,
लेकिन वो हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में पहुंच जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री जो है जिसका स्तर इतना नीचा हो कि वो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में भी पहुंच जाए, ग्राम प्रधानी के में भी पहुंच सकते हैं, आखिर ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं थे हरियाणा में। ये आप समझिए तो समझ सकते हैं कितना उनका ग्राफ गिर गया है। और जिनको बताया जा रहा था कि साहब इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, वो नायब सिंह सैनी, वो नायब सिंह सैनी खुद हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। समीर जी, नायब सिंह सैनी लाडवा से खुद हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अपने दर्शकों को बता दें कि कल सुबह 6 बजे से डीबी लाइव पर आप लोग हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे सबसे तेज यहीं देखेंगे। पल पल की खबर आपको सुबह 6 बजे से यहाँ दिखाई जाएगी और हमारे कई संवाददाता फील्ड में मौजूद होंगे, वहाँ से भी सीधे आपको हम देंगे। और देश दुनिया के जाने माने चुनाव विश्लेषक और बड़े पत्रकार हमारे इस चैनल पर कल इसकी समीक्षा भी करेंगे। समीर जी, बिल्कुल। और ये महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में अब उनकी मांग कम हो गई है। कहाँ वो चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी चाहते थे कि उनके फेस पर लड़ा जाए, और लड़े भी, चाहते ही नहीं थे बल्कि लड़े। ये दबाव रहा वहाँ की सरकारों पर, वहाँ के जो स्थानीय नेतृत्व रहे। लेकिन अब स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कोई मुद्दा नहीं रह गए, या फिर उनको प्रचार के लिए बुला के लिए अब लोगों में होड़ नहीं दिखाई पड़ रही है। कहां वो चुनाव जीतने की गारंटी, इस तरह से उनको उनकी पार्टी ने प्रचारित किया। बहुत बड़ा बदलाव है। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और बड़ी बात यह है कि पीडीपी यानी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, महबूबा मुफ्ती की, उन्होंने भी कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो इस गठबंधन को यानी इंडिया गठबंधन को वो सहयोग करेंगी। और फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इसका स्वागत भी किया है। एक बार सुनते हैं फारूक अब्दुल्ला को क्या कहते हैं वो चुनाव, ये एग्जिट पोल्स को लेकर और कल जो परिणाम आने वाले हैं उन्हें लेकर। अगर पहले से इंसान खदशात रखेगा फिर काम नहीं चलता, क्योंकि हम लोगों ने इकट्ठे, अगर इस रियासत को बचाना है तो हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के इस रियासत को बचाना है, उस तूफान से निकालना है जिसमें यह रियासत आज 10 साल से है। क्या क्या बताऊं आपको। अभी मैं जम्मू से आया हूं, जम्मू की जो मैंने हालत देखी, मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं, मुझे रोना आया। सड़कें बर्बाद, कहीं लाटू नहीं जल रहा, सारी सड़कें। मैं कहता हूं अल्लाह ये हो क्या गया। क्या ये समझते हैं जम्मू हमारी जेब में है, हा? और उसको छोड़ दिया। अफसोस तो मुझे इस बात का है, G20 यहां जम्मू में क्यों नहीं, एम्बेसडर्स यहां जम्मू में क्यों नहीं। अभी इलेक्शन के वक्त में एम्बेसीज के लोग लाए, जम्मू में क्यों नहीं। लेकिन अगर वहां होगा फिर लोग कहेंगे यहां क्यों नहीं। मैं आपसे कहता हूं सुनिए, वहां जरूरी था इसलिए कि उनकी हालत भी देखें। अगर आप जाएंगे, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, आपको रोना आएगा उनकी हालत देखकर। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जम्मू को लेकर रहा, पिछले जब से वहाँ पर 2018 में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार टूटी थी, उसके बाद 2019 में जिस तरह से वहाँ उसका राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया गया, पूर्ण राज्य का, और अब 10 साल के बाद वहाँ विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहाँ पर इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार किस तरह से दावे कर रही है, उसके बारे में फारूक अब्दुल्ला बता रहे थे कि क्या स्थिति जम्मू की है और कश्मीर की है। और एग्जिट पोल्स भी बता रहे हैं कि शायद इस जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से केंद्र सरकार वहां शासन कर रही थी, उसको वहां के लोगों ने पसंद नहीं किया है। जम्मू के इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें दिख भी रही हैं, ये ज़्यादातर ये जम्मू क्षेत्र की ही हैं, और वहां भी उसको महज 20 से 25 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं। ये साफ दिखा रहा है कि वहां भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। और हरियाणा में तो स्थिति बिल्कुल बदल ही गई है। वहां एकदम वहां के लोगों ने, ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल्स को देखते हुए, कि वहां के लोगों ने
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का मन बना लिया है। बड़ी खबर यह है कि खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी सीट से लाडवा से चुनाव हारने की स्थिति में हैं, जबकि चुनाव से ही पहले उन्होंने एक सुरक्षित सीट का चुनाव किया था कि करनाल अपनी सीट छोड़कर वो लाडवा से चुनाव लड़े थे। लेकिन अगर वहां भी उनके हारने की आशंकाएं दिखाई पड़ रही हैं तो इससे ये पता लग रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल हरियाणा में था, और वो दिखाई पड़ रहा है एग्जिट पोल्स। जी समझ लीजिए, हरियाणा में ही नहीं बल्कि वो जम्मू कश्मीर में भी माहौल था, और जम्मू रीजन जिसको बीजेपी अपना समझ रही थी वहाँ सबसे ज़्यादा उसके खिलाफ माहौल था। और फारूक अब्दुल्ला भी उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जम्मू को अपना समझते थे, लेकिन जम्मू में किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ माहौल था। तो समीर जी, जो अभी तक जो खबरें चलाई जा रही थी, प्रायोजित खबरें एक तरीके से कह सकते हैं कि साहब वो 5 विधायक जो है वो नॉमिनेट करेगा वहाँ एलजी गवर्नर, और उसके बाद बीजेपी इतनी सीटें ले आएगी कि निर्दलियों के साथ और उन 5 के साथ मिलकर सरकार वहाँ बीजेपी की बन जाएगी, वो दूर तक कहीं से कहीं तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जम्मू से जहाँ बीजेपी को आशाएं थी वहाँ भी उसकी आशाएं धूमिल हो गई हैं। तो वो 5 सीटें एलजी की नॉमिनेशन के बाद भी बीजेपी के गठबंधन को किसी भी तरीके से वहाँ कोई बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इधर जो एग्जिट पोल सारे उनमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो स्पष्ट बहुमत के साथ आ रहा है, और पीडीपी ने भी साफ साफ कह दिया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो इस गठबंधन में शामिल हो जाएगी। और फारूक अब्दुल्ला भी अभी ये कह रहे हैं कि अगर इस स्टेट को बचाना, रियासत को बचाना है तो हमको सबको साथ आना होगा। यानी अब वहाँ मसला यही है कि राज्य बचाओ, और राज्य बचाने के लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा। इस बीच एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल की गई है कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको बहाल किया जाए समीर जी। तो यानी अब लोकतंत्र में जो जनता की बात है उससे लेकर और कानूनी लड़ाई वहाँ तक चीज़ें अब जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं समीर जी। बिल्कुल, और ये दोनों राज्यों के जो परिणाम आपको कल 8 अक्टूबर को परिणाम आएंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के भी, और 3 चरणों में हुए थे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव। हरियाणा में 90 सीट के लिए ही जम्मू कश्मीर में भी हुआ और 90 सीटें हरियाणा विधानसभा में भी हैं। वहाँ 5 तारीख को मतदान हुए हैं एक ही चरण में, लेकिन दोनों ही जगहों के चुनाव के परिणाम कल 8 अक्टूबर को आएंगे। और आपको एक बार फिर बता दें कि डीबी लाइव पर आपको सुबह 6 बजे से ही चुनाव के परिणाम की आपको ताज़ा तरीन जानकारी मिलेगी। तमाम एक्सपर्ट्स के साथ आपको विश्लेषण सुनने को मिलेगा, और ग्राउंड से संवाददाताओं के जरिए आपको पल पल की खबरें मिलेंगी चुनाव परिणाम के बारे में। और सुबह 6 बजे से आप डीबी लाइव के साथ बने रहिए, आपको चुनाव परिणाम की अपडेटेड जानकारी, विश्लेषण और क्या वजह है जो भी वहाँ पर अगर एग्जिट पोल्स के मुताबिक वहाँ परिणाम आ रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह है, क्यों हुआ, और अगर इससे अलग आते हैं तो भी इन सारे चीज़ों पर आपको विश्लेषण सुनने को मिलेगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि एग्जिट पोल्स में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो हार ही रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, मैं वहां के राज्य के मंत्री, सरकार में जो मंत्री रहे हैं वो, और खुद मुख्यमंत्री लाडवा सीट से चुनाव हारने की स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा एग्जिट पोल्स का कहना है। और उनके कई मंत्री, जिनमें अनिल विज भी शामिल हैं, बड़े ही चर्चित मंत्री हैं। चर्चित मंत्री इसलिए कि अभी उन्होंने कई बार चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी ये दावा किया कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। यह अलग बात है कि उनकी पार्टी ने एक भी बार उनका जिक्र नहीं किया कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं कि नहीं। और आपको बता दें कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में पहली बार अपनी सरकार बनाई थी, तब भी अनिल विज एक मजबूत दावेदार थे। बिल्कुल, अनिल विज मजबूत दावेदार थे, और खट्टर साहब जो थे वो आकर के बना दिए गए थे बाहरी व्यक्ति, एक तरीके से कहा जा सकता। तो अब खट्टर साहब भी, अब एक तरीके से देखा जाए तो मोदी जी और खट्टर जी, ये दोनों जी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी का जी का जंजाल बन चुके हैं हरियाणा में। इन दोनों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को वहाँ ज़बरदस्त तरीके से हरियाणा में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, और नायब सिंह सैनी खुद जो है वो अपना चुनाव हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस ऐसा माहौल बनाने के लिए मोदी जी और खट्टर जी का बड़ा योगदान समझा जा सकता है समीर जी। बिल्कुल, इसीलिए तो लगभग 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद करीब 6 महीने पहले उनको हटा दिया गया, मनोहर लाल खट्टर को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ ज़बरदस्त, उनकी सरकार के खिलाफ एक माहौल रहा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ ऐसा लग रहा है
अमलेंदु जी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, और एग्जिट पोल्स ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने भी ये देखा, या ग्राउंड से बहुत सारी रिपोर्ट्स आई और दूसरे जगहों पर भी आपने देखा होगा, उससे ये साफ पता चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां बहुत ही प्रतिकूल साबित होने वाली हैं। एग्जिट पोल्स अब वही बता रहे हैं, और इसकी जो एक कह लीजिए कि सब कुछ पता लग जाएगा, जो कुछ भी है वो सब सामने आ जाएगा, वो कल आ जाएगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। और आपको बता दें कि डीबी लाइव पर सुबह 6 बजे से ही आप लाइव देखेंगे चुनाव परिणामों के बारे में, आपको वहां की जो अपडेटेड खबरें हैं, ताज़ा तरीन खबरें, लेटेस्ट रिजल्ट के बारे में, और साथ ही तमाम विश्लेषण और ग्राउंड से रिपोर्ट्स, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहां एक और आपका जिक्र करना चाहेंगे कि जो स्ट्रांग रूम है, यानी मतपेटियां जहां रखी जाती हैं जिला मुख्यालयों पर, उनकी सुरक्षा में कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत ही शिद्दत से लगे हुए हैं। ऐसा इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ये खबरें आई हैं कि बदल दी जाती हैं या फिर उनसे छेड़छाड़ की जाती है या उन्हें गायब कर दिया जाता है। ऐसे बहुत से आरोप पिछले 10 साल में तमाम चुनाव में लगते रहे हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान इसी तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने रात दिन स्ट्रांग रूम की रखवाली की थी। उसके बावजूद कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि ईवीएम मशीनें पकड़ी गईं, ऐसे आरोप लगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी इस तरह की स्थिति नहीं आने देना चाहते हैं, और स्ट्रांग रूम्स की रखवाली करते हुए उनके तस्वीरें आ रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, और वहां पर स्ट्रांग रूम पे डटे हुए हैं। जी बिल्कुल समीर जी, और देखिए ईवीएम का मसला बहुत गंभीर निश्चित तौर पे है, और उसकी सुरक्षा करना भी सबका काम है। और सैनी साहब के बयान के बाद तो और ज़्यादा हो गया। इसका मतलब कि कुछ तैयारियां तो की होंगी उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिलकर, हो सकता है वो खुद कह रहे हैं कि इंतजाम कर लिया है, तो अब वो क्या इंतजाम किया है वो तो वो जाने, लेकिन उनके इस बात के बाद लोग और ज़्यादा सतर्क हो गए, ये साफ तौर पर समझा सकता है समीर जी। और बाकी कल सुबह 6 बजे जो है वो हम लोग लाइव प्रसारण करेंगे चुनाव नतीजों का, कि क्या क्या कहाँ चल रहा है। और हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि कल सुबह 6 बजे से आप हमारे साथ जुड़िए, और पल पल की खबर आपको हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम की हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, और इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े होंगे ताज़ा तरीन वो भी आपको बताएंगे, ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स होंगी वो भी बताएंगे, चुनाव में जीतने और हारने के बाद नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको बताएंगे, और चुनाव से संबंधित विश्लेषण भी आपके सामने रखेंगे। चूंकि कई राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे लाइव कार्यक्रम में बारी बारी से, तो आप बने रहिए सुबह 6 बजे। अब आज की इस चर्चा को, आज के इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपको एक बार फिर याद दिला दें कि कल सुबह 6 बजे से डीबी लाइव पर लाइव कार्यक्रम चलेगा।